नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों अपन कक्षा 12 के चैप्टर 8 में चल रहे थे प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें अपन ने इसके विभिन्न क्रियाकलापों में संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। आज बात करने वाले हैं अपन कृषि की। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कृषि की। तो दोस्तों कृषि किसे कहते हैं? सबसे पहले कृषि के पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। आखिरकार कृषि होती क्या है? तो दोस्तों कृषि होती है फसलों को उगाने की एक पद्धति होती है। क्या होती है? फसलों को उगाने की एक पद्धति होती है, जिसमें कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। तो कृषि फसलों को उगाने की एक पद्धति होती है, फसलों को उगाने की एक पद्धति जिसमें एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन जीवन निर्वहन हेतु विस्तृत भूभाग पर किया जाता है। यानी कृषि फसलों को उगाने की एक पद्धति जिसमें एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन, एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन जीवन निर्वाहन हेतु विस्तृत भूभाग पर किया जाता है। यानी दोस्तों कृषि है वह फसल उगाने की क्या है? एक पद्धति है जिसमें एक ही प्रकार की फसलों का, एक ही प्रकार की फसलों को किसके लिए? जीवन चलाने के लिए, जीवन का निर्वहन करने के लिए विस्तृत भूभाग पर बोई जाती है। क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। दोस्तों कृषि प्राथमिक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं में कृषि का बहुत ही ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह अधिक प्रचलित व्यवसाय भी कैसा है? अधिक प्रचलित व्यवसाय भी है। विश्व के 71% आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि कार्यों के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। यानी विश्व के 71% जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही पूर्ण की जाती है। कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में क्या आई है? वृद्धि आई है, वृद्धि होने लगी है। मशीनीकरण का मतलब है धीरे धीरे जो आधुनिकीकरण आजकल हो रहा है। पहले बैल से, ऊंट से यानी पशुओं से क्या थे? खेतों को जोता जाता था, जिसमें कई दिन खेतों में लग जाया करते थे। लेकिन आजकल 1-2 घंटे में एक मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ ही चंद घंटों के अंदर उस खेत को जोत दिया जाता है। तो मतलब जिस पर धीरे धीरे जैसे जैसे मशीनीकरण का जो उपयोग में लिया जाने लगा है, वैसे वैसे इसके उत्पादन में और क्या होने लगी है? वृद्धि होने लगी है। और कृषि उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी क्या होने लगा है? शुरू होने लगा है। कि उत्पादन में वृद्धि हुई तो व्यापार में भी क्या होगा? सहायक होगा। तो दोस्तों कृषि का जो बदलता हुआ स्वरूप है वह विकास है, वह मानव सभ्यता का विकास का भी क्या मान सकते हैं? अपन प्रतीक मान सकते हैं। विश्व में मिलने वाली भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं के कारण कृषि कार्यों के जो स्वरूप है उनमें भी क्या आई है? भिन्नताएं आई है, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो यह कृषि है, कृषि फसलों को उगाने की एक पद्धति है जिसमें एक ही प्रकार की फसलों का जो उत्पादन है वह जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कृषि के प्रकारों की। अब बात करते हैं दोस्तों कृषि के प्रकारों की। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं? दोस्तों कृषि अनेक प्रकारों में प्रकार होते हैं कृषि के, जिसमें अपन देते हैं पहला स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। दोस्तों स्थानांतरित कृषि के बारे में अपन ने पहले जो चैप्टर है उनमें भी अपन ने काफी बार बातें की थी। दोस्तों यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप होता है। कैसा रूप होता है? सबसे प्राचीन रूप, कृषि का सबसे प्राचीन रूप है।
जो उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है, जो मुख्यतः कहां की जाती है, उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय वनों में यह मुख्य रूप से की जाती है, कहां, उष्णकटिबंधीय वनों में। दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। यहां वनों को जलाकर, भूमि को साफ कर उस भूभाग पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। यानी वहां पर जो भी जंगल है, वन है, उन वन क्षेत्रों को काटकर और जलाकर भूमि को क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, और उस भूभाग पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। यह आदिम जनजाति के लोगों के द्वारा भी की जाती थी। अपन ने जनजाति वाले चैप्टर में बात की थी कि जो जनजातियां थी वह कौन सी कृषि करते थे, स्थानांतरित कृषि करते थे। साधारण भाषा में देखें तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि है, यह कृषि का प्राचीन रूप है, जो प्राय कौन से क्षेत्रों में मिलता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो इन क्षेत्रों में लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, जंगलों में जाया जाता है, जंगलों को काटा जाता है, वनों को साफ किया जाता है, उनको जलाकर और भूमि को समतल या साफ कर लिया जाता है। उसके बाद वहां 2-3 वर्षों तक इनके द्वारा क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। और 2-3 वर्षों बाद कृषि उस क्षेत्र पर करने के बाद उसकी उर्वरक क्षमता में कमी आने पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करने लगते थे। इसमें स्थान परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दोस्तों इस कृषि में जंगलों को जलाया और क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, इसलिए इस कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें स्थानांतरित कृषि की विशेषताओं की, तो दोस्तों इसमें बोए गए जो खेतों का आकार होता है वह बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। बोए गए जो खेत हैं, जो क्षेत्र है, उसमें जोतों का आकार क्या होता है, जोतों का आकार छोटा होता है। कैसे होता है, छोटा होता है। कृषि जोतों का जो आकार होता है वह छोटा होता है। कृषि, इस कृषि में पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और 2-3 वर्षों तक कृषि कार्य करने के बाद जब इनकी इस क्षेत्र की उर्वरक क्षमता कम होने लगती है तो अन्य स्थान पर नए सिरे से ये क्या करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं। यह कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, झूमिंग। कहां, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस कृषि को झूमिंग कहते हैं, तथा अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। मिल्पा कहां, अमेरिका और मेक्सिको। अमेरिका का जो मध्य भाग है, मध्य अमेरिका, वह मेक्सिको में इसको क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। और वियतनाम में इसको रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। वियतनाम में, वियतनाम में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। अगर इंडोनेशिया में बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लगाम कहा जाता है। लगाम। कहां, मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में इस कृषि को लगाम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो स्थानांतरित कृषि है उसमें से छोटा क्वेश्चन काफी बार इनमें से पूछ लिया जाता है कि स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य है उसमें किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें कहा जाता है झूमिंग, तथा मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको कहते हैं मिल्पा, वियतनाम में इसको कहा जाता है रे, लगाम कहा जाता है मलेशिया तथा इंडोनेशिया क्षेत्रों में। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि एक बार फिर से मैं फास्टली रिपीट कर देता हूं, यह कृषि सबसे प्राचीन कृषि के रूप में जानी जाती है, जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनके वनों में प्रमुख रूप से की जाती है। इसमें वनों को जलाकर भूमि को साफ करके और नया खेत या भूभाग तैयार करके कृषि कार्य किए जाते हैं। यह प्रमुख रूप से आदिम जो जनजाति है उनके द्वारा की जाने वाली कृषि है। अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या है, बोए गए क्षेत्र का जो खेतों का जो आकार होता है वह कृषि जोतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। कृषि में पुराने औजारों का उपयोग जैसे लकड़ी, कुदाली,
फावड़े आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 2-3 वर्षों तक कृषि कार्य करने के पश्चात जब उर्वरक क्षमता इनकी कम हो जाती है तो अन्य स्थान पर जाकर ये क्या करते हैं, नए खेत तैयार करते हैं। इसमें कृषि को उत्तरी पूर्वी जो भारत के जो राज्य हैं उनमें इनको कहते हैं झूमिंग, और मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको कहा जाता है मिल्पा, वियतनाम में इनको कहा जाता है रे, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इस कृषि को जाना जाता है लदान के नाम से। तो ये थी स्थानांतरित कृषि। दूसरा जो कृषि का जो दूसरा प्रकार है वह है आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि। अब स्थानांतरित कृषि में क्या था, मानव एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होता रहता था, भटकता रहता था। कुछ वर्ष यहाँ खेती कर ली, फिर 2-3 साल बाद इस जगह को छोड़ के नई जगह पर जाके क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जो स्थानांतरित कृषि है उसने ही किसका रूप धारण कर लिया, आदिम स्थायी कृषि का रूप धारण कर लिया। ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाने लग गई। मतलब धीरे धीरे स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह उन लोगों के द्वारा नहीं की जाने लगी, क्योंकि समय के साथ साथ उनको कृषि के नए नए जो तरीके हैं, तौर तरीकों का पता चलने उनको लग गया। तो लोगों में स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया थी वह क्या हो गई, कम हो गई, और उन्होंने स्थायी रूप क्या कर लिया, वहां धारण कर लिया। स्थायी रूप से वो एक जगह पे क्या करने लगे, कृषि कार्य करने लगे। तो किस कृषि का जन्म हुआ, आदिम स्थायी कृषि का जन्म हुआ। दोस्तों आदिम स्थायी कृषि की विशेषताएं क्या होती है, इसमें भूमि को साफ करके क्या किया जाता है, मिट्टी की जुताई की जाती है, सही ढंग से जुताई इसकी की जाती है। फिर अगर दूसरी विशेषता देखें तो उपलब्ध जो जल का उपयोग है वह सिंचाई के लिए किया जाता है, मतलब सिंचाई के द्वारा यह खेती की जाती है। फिर कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन को भी किया जाने लगा, किसमें, आदिम स्थायी कृषि में। तो धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि ने किसका रूप धारण कर लिया, आदिम स्थायी कृषि का रूप धारण कर लिया। तीसरी जो कृषि है वह है जीवन निर्वाहन कृषि। जीवन निर्वाहन कृषि। दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि यह प्रमुख रूप से मानसूनी जलवायु के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। कौन से क्षेत्रों में की जाती है, मानसूनी जलवायु के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली यह कृषि है। यह कृषि कृषकों के रोजगार का प्रमुख साधन मानी जाती है। कृषकों के जो रोजगार है उसका प्रमुख साधन यह मानी जाती है, क्योंकि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं तो रोजगार के प्रमुख साधन उपलब्ध कराने वाली कृषि कौन सी है, जीवन निर्वाह कृषि। इसमें भोजन के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी यह कृषि की जाने लगी, इसलिए इसे जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। दोस्तों यह कृषि मुख्यतः 2 भागों में इस कृषि को बांट दिया गया। इस कृषि को 2 भागों में बांट दिया गया, चावल प्रधान, एक तो चावल प्रधान निर्वाहन कृषि, दूसरी है चावल रहित या गेहूं प्रधान निर्वाहन कृषि। 2 भागों में इसको आगे जाकर बांट दिया गया। चावल प्रधान यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक जो वर्षा का औसत है वह 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वार्षिक वर्षा का औसत है तो वहां कौन सी कृषि की जाती है, चावल प्रधान निर्वाहन कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों के रूप में चावल को बोया जाता है। खाद्यान्न फसलों के रूप में क्या बोया जाता है, चावल बोया जाता है। यह भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और मध्य चीन के जो राष्ट्र हैं वहां पर इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है, मतलब चावल प्रधान कृषि देखने को मिलती है। नाम से स्पष्ट है, इसमें खाद्यान्न के रूप में क्या बोया जाता है, चावल बोया जाता है। और मानसूनी जलवायु में जो सघन आबादी के जो क्षेत्र थे उनमें भी यह कृषि मुख्यतः की जाने लग गई। यह भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और चीन के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। वार्षिक वर्षा का औसत कितना, 100 सेंटीमीटर से क्या मिलता हो, अधिक मिलता हो, उन क्षेत्रों में चावल प्रधान जो निर्वाहन कृषि है वह की जाती है। अब बात करते हैं गेहूं प्रधान निर्वाहन कृषि की। दोस्तों इसका विस्तार उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत में प्रमुख रूप से हुआ।
भारत में इसका विस्तार उत्तरी, मध्य तथा पश्चिमी भारत में तथा इसके साथ साथ चीन, पाकिस्तान, कोरिया, इन देशों में भी इसका विस्तार मिलता है। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह 100 सेंटीमीटर से कम मिलता हो। कितना? 100 सेंटीमीटर से कम मिलता हो, वहां इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। यहाँ जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है उसके रूप में क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। दोस्तों अगर बात करें निर्वहन कृषि की, तो दोस्तों यह कृषि स्थायी रूप से तथा अनुकूल जो प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत जो क्षेत्र मिलते हैं, यानी मानसूनी जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से यह कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव क्या मिलता है? अधिक मिलता है और कृषि जोतों का आकार छोटा होता है। जनसंख्या का दबाव अधिक, लेकिन कृषि जोतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। अगर मानवीय श्रम के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, मतलब मानवीय जो श्रम है उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में जो कृषि के यंत्र है, नए नए जो उपकरण है, उनका उपयोग भी इस कृषि के अंतर्गत किया जाता है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी इसकी क्या बढ़ाने लगा है? उत्पादकता में वृद्धि करने लगा है, उत्पादकता बढ़ाने लगा है। तो जीवन निर्वाह कृषि है वह मुख्यतः कहाँ की जाती है? मानसूनी जलवायु के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, जो रोजगार का सृजन भी प्रमुख रूप से करती है और यह भोजन के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। इसलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है? जीवन निर्वाहन कृषि कहा जाता है। इसे दो प्रकारों में बांटा है, चावल प्रधान निर्वाहन कृषि और गेहूं प्रधान निर्वाहन कृषि। चावल प्रधान जो निर्वाहन कृषि है वह मुख्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा का औसत क्या मिलता है? 100 सेंटीमीटर से अधिक मिलता है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो फसल है वह खाद्यान्न फसलों के रूप में बोई जाती है, मतलब चावल को खाद्यान्न फसल के रूप में इन क्षेत्रों में बोया जाता है। यह मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया तथा थाईलैंड और मध्य चीन जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गेहूं प्रधान निर्वाहन कृषि। इस कृषि का जो विस्तार है वह उत्तरी, मध्य तथा पश्चिमी भारत के साथ साथ चीन, पाकिस्तान तथा कोरिया में मिलता है। इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है वह 100 सेंटीमीटर से क्या मिलता है? कम मिलता है। यहाँ जो गेहूं है वह खाद्यान्न फसल के रूप में बोया जाता है। अगर विशेषताओं की बात करें निर्वहन कृषि की, तो स्थायी रूप से यह कृषि की जाती है। किसका ध्यान रखकर? अनुकूल प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत यह कृषि की जाती है। इसमें कृषि क्षेत्रों पर जो जनसंख्या का जो दबाव है वह ज्यादा होता है। कृषि जोतों का जो आकार होता है वह छोटा होता है। मानवीय श्रम के साथ साथ इसमें कृषि उपकरणों का भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है और उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जो प्रयोग है उससे इसके उत्पादन में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं अगली कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अगला जो कृषि का प्रकार है वह है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जब कृषि कार्य व्यापारिक उद्देश्य से किया जाने लगा तो क्या हुआ? कृषि पद्धतियों में बदलाव आने लगा, यानी जैसे जैसे इसका रूप व्यापारिक होता गया, कृषि जो पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं कृषि के, उनमें भी क्या आने लग गया? बदलाव आने लग गया और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या आने लगी? प्रचलन में आने लगी। मतलब कृषि का जब मुख्य उद्देश्य सिर्फ जीवन निर्वाह नहीं करना बल्कि व्यापारिक उद्देश्य से भी कृषि की जाने लगी, तो कृषि की जो पद्धतियां थी, कृषि उगाने का जो तौर तरीका था, उसमें क्या आने लग गया? बदलाव आने लग गया। और कौन सी कृषि प्रचलन में आई? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि प्रचलन में आई। इस प्रकार की जो कृषि है वह मुख्यतः कौन से देशों में की जाती है? विकसित देशों में यह कृषि मुख्यतः की जाती है। विकसित राष्ट्रों में यह इस कृषि को ज्यादा क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। जहां कृषि भूमि अधिक व जनसंख्या का दबाव क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कृषि भूमि तो क्या होती है? कृषि भूमि तो होती है अधिक और जनसंख्या का दबाव होता है वह होता है कम। उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, मतलब विकसित राष्ट्रों में यह स्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों कई बार एग्जाम में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि
के ऊपर टिप्पणी लिखो या उसके बारे में समझाओ, ऐसा क्वेश्चन न देकर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विकसित राष्ट्रों में की जाने वाली कृषि की विशेषताओं को बताइए। विकसित देशों में की जाने वाली या विकसित राष्ट्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है और उसकी विशेषताएं बताइए। तब अपना ध्यान सीधा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यह कृषि मुख्यतः कौन से देशों में की जाती है, विकसित देशों में की जाती है। विशेषता क्या होती है, कृषि भूमि तो क्या मिलता है, क्षेत्रफल तो मिलता है ज्यादा, और लोगों का जो दबाव है, जनसंख्या का जो दबाव है वह क्या मिलता है, कम मिलता है। अब बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं की कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कृषि जोतों का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है। तो विशेषताएं है तो कृषि जोतों का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है। कृषि जोतों का आकार क्या मिलता है, अधिक मिलता है। कृषि जोतों का आकार अधिक मिलता है, बड़ा मिलता है। और उच्च स्तर पर किसका प्रयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें जो मुख्य फसल होती है, उस मुख्य फसल है वह फसल होती है गेहूं। मुख्यतः गेहूं जैसी खाद्यान्न फसलों मुख्यतः यहाँ बोई जाती है। इसके अलावा देखें तो जौ, राई, जई, तिलहन आदि फसलें भी यहाँ बोई जाती है। खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए गोदाम या भंडारण की व्यवस्था होती है। किसकी व्यवस्था होती है, वाणिज्यिक क्षेत्र है तो सीधी सी बात है भंडारण की व्यवस्था वहां उनके लिए है। भंडारण की क्या होती है, व्यवस्था होती है, गोदाम की व्यवस्था होती है। मानवीय जो श्रम है उसका उपयोग उसमें क्या किया जाता है, निम्न स्तर पर। जो मानवीय जो श्रम है वह निम्न स्तर का होता है। मानवीय श्रम कैसा होता है, निम्न स्तर का होता है। मानव का जो श्रम है वह कम स्तर पर किया जाता है, मतलब मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। मानव का काम तो क्या है, उनकी देख रेख करना। यह कृषि यूरोप तथा एशिया के स्टेपिज, उत्तरी अमेरिका की प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटबरी, इन मैदानों में मुख्यतः यह कृषि की जाती है। मतलब यूरोप और एशिया के स्टेपिज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदानों में यह कृषि मुख्यतः की जाती है। तो ये थी कृषि वाणिज्य कृषि की विशेषताएं। मुख्य विशेषता, कृषि जोतों का आकार क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। और कौन सी व्यवस्था मिलती है, भंडारण की व्यवस्था मिलती है। कौन से राष्ट्रों में की जाती है, विकसित राष्ट्रों में की जाती है। इसमें कृषि भूमि तो अधिक और जनसंख्या का दबाव क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखना, विकसित राष्ट्रों में की जाने वाली कृषि का नाम क्या है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। दोस्तों बागाती कृषि, बागाती कृषि दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है वह वाणिज्य कृषि का ही एक रूप होती है, यानी उसका जो विकसित रूप है वही क्या होती है, बागाती कृषि होती है। यानी वाणिज्यिक कृषि का विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। किसका, वाणिज्य कृषि का जो विकास है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किसके द्वारा किया गया, उपनिवेश काल में। उपनिवेश काल में मतलब जब अंग्रेजों का समय था उस समय यूरोपीय लोगों के द्वारा इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य था, यूरोपीय लोगों के द्वारा इस कृषि का विकास किया गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य था यूरोपियन देशों को जरूरी जो उपज है या फसलें हैं वह उपलब्ध कराना था। मतलब यूरोपियों को श्रेय जाता है किसका, बागाती कृषि का। वाणिज्य कृषि और बागाती कृषि का जो श्रेय है वह किसको जाता है, यूरोपीय लोगों को जाता है, जिनका उद्देश्य था यूरोपीय देशों को उनकी जरूरत की उपज और फसलों को उपलब्ध करवाना, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही विशेष तौर पे क्या होती है, पैदा होती है। तो श्रेय किसको देते हैं, यूरोपियन लोगों को। इसकी उत्पत्ति का श्रेय अपन किसको देंगे, यूरोपियन लोगों को। दोस्तों ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान,
पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना तथा केले के बागानों का क्या किया, विकास किया। किसमें, भारत और श्रीलंका, यहां तो क्या, चाय के बागानों का निर्माण, किसका क्या, चाय के बागानों का। मलेशिया, मलेशिया में कर दिया रबड़ के बागानों का, किसके बागानों का, रबड़ के बागानों का। और जो पश्चिमी द्वीप समूह है पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह में किसका कर दिया, गन्ना और केलों का, गन्ना और केले, इनके बागानों का क्या किया, ब्रिटेन वासियों ने विकास किया। भारत और श्रीलंका में विकास कर दिया चाय का, मलेशिया में कर दिया रबड़ के बागानों का, पश्चिमी द्वीप समूह में कर दिए गन्ने तथा केले के बागानों का विकास। ब्रिटेन वासियों की क्या माने, देन मानते हैं। दोस्तों एक शब्दावली बागाती कृषि में बहुत बार पूछी जाती है, फेजेंडा क्या होता है। फेजेंडा, फेजेंडा होता है ब्राजील में जो कहवे के जो बागान है, कहां, ब्राजील में, ब्राजील में जो कहवा के जो बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। कहवा के जो बागान है ब्राजील में उनको क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। अब बात करते हैं बागाती जो कृषि है उसकी क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों इस प्रकार की कृषि में पूंजी क्या होती लगती है, अधिक लगती है, और जो प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है वह उच्च स्तर की होती है। उस तकनीकी व वैज्ञानिक तरीकों का इनमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। श्रमिकों की संख्या अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बागानों में है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कृषि का, तो श्रमिक अधिक संख्या में काम में लिए जाते हैं। यह फसल एक फसली कृषि है। कैसी है, एक फसली। जो बागाती कृषि होती है वह एक फसली होती है। एक फसली का मतलब होता है दोस्तों एक ही प्रकार की फसल, मतलब जैसे रबर के बागान है वहां सिर्फ रबर का ही उत्पादन किया जाता है, चाय के बागानों में सिर्फ चाय का, गन्ने के बागानों में सिर्फ गन्ने का, मतलब एक फसली जो फसल है वह इसकी क्या है, विशेषता है। इसमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, यानी इस कृषि से उद्योगों को क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। अगर इसमें प्रमुख जो फसलें देखें कि कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती है, तो वह है मुख्यतः इलायची। कौन सी, इलायची, काली मिर्च, इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबड़, केले और नारियल, कहवा, ये समस्त जो फसलें हैं वह इसकी प्रमुख फसलों के अंतर्गत आती हैं। इलायची, काली मिर्च, नारियल, कहवा, चाय, रबड़, गन्ना और केले, इन सभी फसलों को बागाती जो फसलें हैं वो प्रमुख फसलों के अंदर शामिल करते हैं। अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, म्यांमार, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, जापान तथा हवाई द्वीप, ये सभी जो क्षेत्र हैं उनमें कौन सी कृषि की जाती है, मुख्य रूप से बागाती कृषि की जाती है। अगर भारत में बागाती कृषि की भारत में बात करें तो भारत में प्रमुख रूप से पूर्वी भारत में यह कृषि की जाती है। पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो राज्य हैं उनमें प्रमुख रूप से बागाती कृषि की जाती है। तो प्रमुख जो कृषि है उनमें इलायची, काली मिर्च, नारियल, कहवा, चाय, रबड़, गन्ना और केले, और प्रमुख क्षेत्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, पूर्वी भारत, म्यांमार, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, जापान और हवाई द्वीप, ये सभी क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से बागाती कृषि की जाती है। दोस्तों अगली जो कृषि है वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मिश्रित कृषि, कृषि का अगला प्रकार है मिश्रित कृषि, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि क्या होती है, इसकी परिभाषा या इसकी विशेषताओं के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों
यह कृषि अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में जहां फसलों के उत्पादन के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है। मतलब मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है, कृषि कार्य तो किए जाते हैं, क्योंकि कृषि है तो कृषि कार्य तो होते हैं, साथ साथ पशुपालन को इसमें क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इसलिए इस कृषि को क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब इसमें कृषि के साथ साथ वृहद स्तर पर क्या किया जाता है, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए इस कृषि को क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। दोस्तों इस कृषि में कृषि फसलों का उत्पादन व फसल दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मतलब जितना महत्व कृषि को दिया जाता है उतना ही महत्व पशुपालन को भी दिया जाता है। अब अगर बात करें विशेषताओं की, तो क्या क्या विशेषताएं हैं वह मिश्रित कृषि की होती है। तो दोस्तों कृषि उपकरणों का जो है वह प्रयोग इस कृषि में अधिक किया जाता है। किसका, कृषि उपकरणों का प्रयोग अधिक, कृषि उपकरणों का प्रयोग वह क्या किया जाता है, उच्च स्तर पर किया जाता है, अधिक किया जाता है। खेतों का आकार जो होता है, खेतों की जो साइज होती है, खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम। खेत कैसे होते हैं, मध्यम आकार के खेत यहाँ मिलते हैं। पशुपालन व फसल दोनों बराबर रूप से क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। कृषि और जो पशुपालन है जो वो बराबर रूप से महत्व उन दोनों को दिया जाता है। अत्यधिक पूंजी का इसके अंतर्गत क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। अत्यधिक पूंजी का निवेश, अत्यधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। और कुशल श्रमिकों की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। मतलब अगर श्रमिक चाहिए तो श्रमिक कैसे मिलते, कुशल श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है उसके जो प्रमुख कृषि फसल है उनमें जो राई, मक्का, सरसों, सोयाबीन, मक्का, सरसों, राई, सोयाबीन, ये जो प्रमुख फसलें हैं इन मिश्रित कृषि के अंदर, ये प्रमुख फसलें हैं जो जो बोई जाती है, जो बोई जाती है। प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है वहां कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अर्जेंटीना जैसे देशों में समशीतोष्ण जलवायु में यह कृषि मुख्यतः की जाती है। कौन सी जलवायु में, समशीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, कौन सी जलवायु, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में यह मुख्यतः की जाती है। कौन सी कृषि, मिश्रित कृषि। कौन कौन से क्षेत्रों में, अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, अर्जेंटीना आदि क्षेत्रों में यह कृषि मुख्यतः की जाती है। दोस्तों अगर बात करें संगठन के आधार पर तो इस कृषि को सामूहिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी संगठित रूप में इसे सामूहिक कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि। संगठित रूप में इस मिश्रित जो कृषि है उसको सामूहिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगली जो कृषि है वह है दुग्ध या डेयरी फार्मिंग। दुग्ध या डेयरी फार्मिंग, दोस्तों नाम से स्पष्ट है, दुग्ध या डेयरी फार्मिंग मतलब दूध के उत्पादन से यह कृषि विशेषता संबंध रखती है। दोस्तों इस कृषि में पशुओं का जो पालन है वह दूध प्राप्ति के लिए मुख्यतः किया जाता है, यानी उद्देश्य क्या होता है, दूध प्राप्त करना, इसीलिए पशुओं को सिर्फ पाला जाता है। पशुओं का पालन उन्नत व वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, उन्नत और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। इस कृषि में पशु चिकित्सा पर विशेष तौर पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है और समय समय पर पशुओं का टीकाकरण, प्रजनन ये इनके द्वारा किए जाते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है वह पशुपालन जो होता है वह व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। मतलब इस कृषि में पशुओं को जो पालन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दूध की प्राप्ति और
इसमें जो तरीके हैं वह उन्नत और वैज्ञानिक तरीकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में पशु चिकित्सा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, समय पर टीकाकरण करवाया जाता है, प्रजनन है वह समय पर और ठीक तरीके से करवाया जाता है। मुख्य कार्य क्या है, पशुपालन किस स्तर पर होना चाहिए, व्यापारिक स्तर पर होना चाहिए। अब बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की विशेषताओं की। दोस्तों डेयरी फार्मिंग में जो उसकी विशेषता है उसमें सबसे पहले विशेषता है अत्यधिक पूंजी का क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। पशुओं को खरीदने के लिए पशुओं को वैज्ञानिक तरीकों से रखा जाता है तो उस पर खर्चा है वह भी क्या लगता है, ज्यादा लगता है। खान पान का भी उसका विशेष तौर पे ध्यान। तो कुल मिला के बात यह है कि अत्यधिक पूंजी का निवेश इस कृषि में किया जाता है। कौन सी में, डेयरी फार्मिंग में किया जाता है। चिकित्सा सुविधाओं का जो स्तर होता है वह भी क्या होता है, उच्च होता है। पशुओं की जो देखभाल है वह पशुओं की देखभाल, दूध निकालना, चराई करना, इन सब कार्यों के लिए क्या है, श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता होती है और अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दूध के उत्पादन जो है जैसे पनीर है, घी है, इनका जो सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उच्च स्तरीय उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर की उसको आवश्यकता नहीं, उच्च स्तर के उपकरण की आवश्यकता होती है। यह कृषि मुख्यतः कौन कौन से देशों में की जाती है। काफी बार यहां से छोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि डेयरी फार्मिंग किन राष्ट्रों में की जाती है, तो उनमें है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हॉलैंड। ये प्रमुख राष्ट्र है जहां डेयरी फार्मिंग को विशेष महत्व दिया जाता है। विश्व के प्रमुख जो डेयरी फार्मिंग के जो क्षेत्र है उनमें न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तथा हॉलैंड। दोस्तों अगली जो कृषि है वह है ट्रक कृषि। कौन सी कृषि, ट्रक कृषि। अब नाम से पता चल रहा है ट्रक कृषि, मतलब ट्रकों का उपयोग इस कृषि में किया जाता है। मतलब ट्रकों से मतलब हो गया आवागमन के साधनों का या यातायात के साधनों का इसमें क्या किया जाता है, वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस कृषि का नाम क्या पड़ गया, ट्रक कृषि पड़ गया। ये तो अपन साधारण जो अंदाजा है वह इस प्रकार से इस नाम से ही लगा लेते हैं। तो दोस्तों यह जो कृषि है वह कृषि का एक विशिष्ट प्रकार की जो कृषि है उनमें से एक कृषि को लिया जाता है। किसको, ट्रक कृषि को विशिष्ट कृषि के प्रकारों में शामिल किया जाता है, जिसमें साग सब्जियों की कृषि मुख्यतः की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती जो नगरीय जो बाजार है वहां तक इनको पहुंचाया जाता है और वहां इनको बेचा जाता है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय की गई। मतलब ट्रक के द्वारा रात भर में जो है दूरी है वह कितनी दूरी तय की गई, यह बाजार की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। इसलिए इस कृषि को क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। अगली जो कृषि है वह है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि यह भी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें फल व फूलों की क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती ये मुख्य फल इस कृषि के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। भारत में गुलाब, गेंदे व अन्य फूलों की जो पैदावार है वह भी क्या होती है, अच्छी होती है। मतलब इस प्रकार की जो कृषि है उसमें फल फूलों की क्या की जाती है, पैदावार की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखें तो केला, आम, नारियल तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखें तो सेब तथा नाशपाती। और भारत में विशेष तौर पे किसकी पैदावार अच्छी होती है, गुलाब और गेंदे की पैदावार अच्छी होती है। तो दोस्तों आज की जो अपन ने कृषि के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आगे की कड़ी में अपन बात करेंगे लकड़ी काटने तथा खनन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।